नमस्कार, मैं योगेश राणा। 2024 की लड़ाई की बात बगैर मायावती का नाम लिए पूरी हो नहीं सकती है और मायावती ने एक बड़ा गेम खेलते हुए खुद को बीजेपी और कांग्रेस से बराबर की दूरी पर खड़ा कर लिया है। मायावती ने घोषणा कर दी है कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। जाहिर सी बात है, यह कांग्रेस और उन 26 दलों के लिए एक बड़ा झटका है जो गठबंधन का नाम इंडिया रखकर आधी लड़ाई जीत लेने के बारे में सोच रहे थे। 2024 का चुनाव पूरी तरीके से पिछड़ों और दलितों के वोट बैंक पर आकर टिक गया है और मायावती इस वोट बैंक में से अपना हिस्सा लेकर एक तरफ हो गई है और मायावती के पास अभी भी इस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% वोट अभी भी मायावती के पास है और अगर उनका हिस्सा कांग्रेस के साथ नहीं आता है तो तस्वीर बदल जाती है और कांग्रेस के साथ आ जाता तो तस्वीर बदल जाती। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि मायावती ने बीजेपी को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए और खुद को हानि में डालने के लिए यह फैसला क्यों लिया। मायावती ने यह फैसला क्यों लिया, इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी कांग्रेस की एक बड़ी कमजोरी पर बात करते हैं। आप ध्यान दीजिए, कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी को बहुत आसानी से हराया जा सकता है। विपक्ष को इसके लिए बहुत बड़ा कुछ काम नहीं करना है, केवल हर सीट पर बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने अपना एक उम्मीदवार खड़ा करना है, ये फॉर्मूला अपनाना है और बीजेपी हार जाएगी। ऐसा कहने वाले अपनी इस बात के समर्थन में कुछ गणित के आंकड़े पेश करते हैं। 2019 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को यानी कि एनडीए को 45% वोट मिले थे, यानी बाकी जो वोट बचता है वो करीब 55% है। और अगर बीजेपी के सामने केवल एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए तो यह 55% वोट विपक्ष के उम्मीदवार के पास चला जाएगा, जिस कारण बीजेपी आसानी से हार जाएगी। यह गणित की बात है और चुनाव गणित से नहीं केमिस्ट्री से जीते जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार, डमी उम्मीदवार, पैसे और बहुबल का खेल, जातियों का समीकरण, जातियों की लड़ाई, जातियों के भीतर से डमी उम्मीदवार खड़े किए जाना, भीतरी और बाहरी उम्मीदवार का टैग लगना, ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता, धर्म और भी न जाने क्या क्या फैक्टर होते हैं चुनाव जीतने के लिए। केवल अगर कैलकुलेशन कर इस तरह चुनाव जीते जाते तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2014 के मुकाबले 2019 के चुनाव में तकरीबन 7.5% वोट ज्यादा पाई थी और 9 सीटें कम हो गई थी। इसीलिए चुनाव गणित के फॉर्मूले से जीते नहीं जाते हैं। और अगर बात गणित की ही हो रही है तो एक और गणित का फॉर्मूला है, एक और गणित की बात है, इस पर गौर कर लीजिए। 2019 के चुनाव में 224 सीटें ऐसी है जो बीजेपी ने 50% से अधिक वोट शेयर के साथ जीती थी। इनमें से 40 सीटें तो उत्तर प्रदेश से है जिन पर बीजेपी ने 50% से अधिक वोट पाया था। देश में सत्ता हासिल करने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें है और बीजेपी 224 सीटें 50% से अधिक वोट हासिल कर जीतती है, यानी बहुमत से केवल 48 सीटें कम। और इन 124 सीटों में से अधिकतर सीटें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल में है। और इन प्रदेशों में कांग्रेस की बीजेपी से सीधी लड़ाई है, यानी कोई बीच में है ही नहीं। आप ध्यान दीजिए, गुजरात में 26, राजस्थान में 23, मध्य प्रदेश में 25, कर्नाटक में 22, हरियाणा में 9, छत्तीसगढ़ में 6, उत्तराखंड में 5 और हिमाचल में 4। बीजेपी ने ये सीटें 2019 में 50% से अधिक वोट हासिल कर जीती। ये सीटें तकरीबन 120 बनती है जिन पर सीधे कांग्रेस से लड़ाई है। 120 सीटों पर बीजेपी को रोकना तो केवल कांग्रेस की जिम्मेदारी है। इसीलिए पहली बात तो यह है कि इन राज्यों में बीजेपी को हराने में मदद करने के लिए कांग्रेस के साथ खड़े हुए वो 25 दल नहीं आएंगे जो बेंगलुरु में कांग्रेस के बुलावे पर आकर खड़े होकर फोटो खिंचा कर गए हैं। इन सीटों पर कांग्रेस को खुद ही लड़ाई लड़नी है। इसीलिए यह सही बात है कि बीजेपी 2024 को लेकर चिंता में है, कई राज्यों में चिंता में है, गंभीर चिंता में है। लेकिन बीजेपी की यह चिंता कांग्रेस के लिए वरदान तभी साबित होगी जब कांग्रेस सीधी लड़ाई में बीजेपी को हराने में सक्षम होगी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है, इसके बाद भी वो उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दलों को साध रही है, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर 2-2, 4-4 सीटों का समीकरण सेट कर रही है। क्या कांग्रेस इतने माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर सकती है? और बीजेपी उस प्रदेश में कर रही है जिस प्रदेश में वो ताकतवर है, अन्य प्रदेशों में भी कर रही है। क्या कांग्रेस इस तरह कर पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।